बहुत कुछ है। बेंगलुरु से अजय मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस कार्यक्रम में इन तमाम विषयों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ गई हैं। हमारे साथ हैं जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर डॉक्टर अंशु जोशी। अंशु मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैम, जैसा कि हमने अपने इस रिपोर्ट में कहा, शुरुआत फर्स्ट रिपोर्ट के साथ, और जैसा कि हमने जानते हैं कि बेंगलुरु में जिस तरह से फाइनेंस ट्रैक के तहत जो फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई, उसमें बहुत सारे अहम आर्थिक विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें कि सबसे प्रमुख ये रहा कि विश्व भर में रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से जो बढ़ती खाद्य की कीमतें हैं उसको लेकर, और साथ साथ ऊर्जा की कीमतों को लेकर, इसको लेकर तमाम चर्चाएं हुई इस बैठक में। क्या लगता है कि भारत चूंकि इसकी अध्यक्षता कर रहा है G20 की, आने वाले वर्षों में भारत की क्या कुछ भूमिका हो सकती है खाद्य सुरक्षा के मामले में और साथ ही साथ एनर्जी को लेकर? भारत ने G20 की अध्यक्षता जब से स्वीकार की और ली, तब से वैश्विक स्तर पर हमने सभी देशों की तरफ से एक न सिर्फ प्रसन्नता देखी, एक आशा की किरण, और ये भी देखा कि हमारे देश से आज पूरे विश्व को बड़ी उम्मीदें हैं। और इस पर नहीं जाऊंगी कि भारत G20 के नए अध्यक्ष के रूप में किस तरह से तमाम अभी जो मुंबई में और बैंगलोर में जो पहले लेवल के सारी बैठकें हुई हैं शेरपा ट्रैक की और फाइनेंशियल ट्रैक की, उसमें क्या कुछ कर रहा है। मैं ये बताना चाहूंगी कि जब हम इनोवेशन और स्किल सेट इंप्रूवमेंट की ओर देखते हैं तो वहां पर भारत हमें एक प्रणेता के रूप में दिखाई देता है। और भारत जिस तरह से इनोवेशन को और स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रहा है, वैश्विक स्तर पर भारत के इस प्रयास को बहुत सराहा गया, जैसे कि आपने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया। और जब हम G20 के सेट गोल्स को देखते हैं तो न सिर्फ खाद्यान्न सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा, क्योंकि कोविड-19 और रशिया यूक्रेन युद्ध के साए में हम देख रहे हैं कि किस तरह से पूरा विश्व खाद्यान्न से जुड़े, ऊर्जा से जुड़े और भी तमाम मानवीय संकटों से जूझ रहा है। तो जब हम खाद्यान्न सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा की बात करते हैं तो आज इनोवेटिव सस्टेनेबल सॉल्यूशंस की जरूरत है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की जरूरत है जो ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे सॉल्यूशंस हमें प्रदान कर पाए जिनके जरिए हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ आगे बढ़ सके, चाहे अपनी जो हमारी जो एक सप्लाई चेन है उसको हम और रेजिलिएंट बना सकें। हमारे प्रधानमंत्री ने बार बार इस बारे में बात की है वैश्विक स्तर पर अनेक मंचों से। और जब हम ऊर्जा सुरक्षा की ओर देखते हैं तो वहां पर भी हम देखते हैं कि भारत एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है। और अब G20 के एजेंडे पे आऊंगी तो चाहे रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना हो, या हेल्थ केयर सिस्टम्स को इंप्रूव करना हो, या जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है पूरे विश्व के लिए उसके स्तर पर काम करना हो, या मल्टीलेटरल रिफॉर्म्स की बात हो, या स्टार्टअप्स की बात हो, या शिक्षा को बढ़ावा देने की बात हो, या विभिन्न प्रकार की जो सुरक्षा है उस पर काम करने की बात हो, तो ये तमाम बहुत क्लियर कट गोल्स भारत ने अपनी अध्यक्षता में सेट किए हैं। और इस पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो सदस्य देश हैं वो साथ में आकर के आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन और यही देखना महत्वपूर्ण होगा कि किस तरह से ये हमें धरातलीय स्तर पर सॉल्यूशंस के रूप में, एक एक्शन प्लान के रूप में नजर आए। लेकिन दिक्कत ये है, और सभी सदस्य देशों ने जिस बात को लेकर चिंता जाहिर की, कि जो कम विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं, या जो अल्प विकसित देश हैं, उन पर इन चीजों की जो मार है वो ज्यादा पड़ने वाली है। इसको लेकर हर कोई चिंतित है। निश्चित तौर पर इस बात को मैं भी कई बार कहती आई, मैंने इस पर लेख भी लिखे कि जब हम विकासशील देशों की बात करते हैं, या हम ऐसे देशों की बात करते हैं जो अभी विकास की जो एक पगडंडी है, जो एक रास्ता है, उस पर बहुत पीछे रह गए हैं, उनकी ओर जब हम देखते हैं तो वे भी तमाम संकटों से जूझ रहे हैं, जिन संकटों से कोविड-19 और रशिया यूक्रेन युद्ध की वजह से पूरा विश्व जूझ रहा है। लेकिन विकसित देशों के पास फिर भी फंडिंग है, उनके पास एक ऑलरेडी सेट इंफ्रास्ट्रक्चर है और वो अब उस माइलस्टोन से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये तमाम विकासशील और अविकसित देश, इनके पास फंडिंग की बहुत कमी है। तो जब हम इस दृष्टि से देखते हैं और हम G20 जैसे महत्वपूर्ण मंच की ओर देखते हैं, जो न सिर्फ विकसित देशों को बल्कि ग्लोबल साउथ को, या जो अविकसित देश हैं, जो ये विकासशील देश हैं, उनको भी एक
आवाज प्रदान करता है। तो जब हम ऐसे मंच की दृष्टि से देखते हैं और हम देखते हैं कि भारत आज इसका अध्यक्ष बना है, तो निश्चित तौर पर ऐसे कुछ साझा प्रयास या ऐसे एक्शन प्लान बनाए जाने चाहिए कि किस तरह से सदस्य देश मिलके और भी अंतरराष्ट्रीय मंचों की सहायता लेके इन तमाम प्लान्स को इन अविकसित देशों में या विकासशील देशों में एग्जीक्यूट कर सकें या इसमें सहायता कर सकें, क्योंकि एक बड़ी फंडिंग की आवश्यकता यहां पर होगी। बिल्कुल, लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं मैम, जो आंकड़े आए हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि विश्व बैंक की तरफ से रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में साफ तौर पर इस बात को कहा गया है कि 2022 में अनुमानित 60% की वृद्धि के बाद ऊर्जा की जो कीमतें हैं उसमें 2023 में यानी कि अगले साल उसमें 11% की कमी होगी और फिर उसके अगले साल 2024 में 12% की गिरावट का अनुमान है। लेकिन 2024 तक कीमतें अपने 5 साल के औसत से 50% अधिक बनी रहेगी। इस बात का भी खतरा दिखाया गया है वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट में। इस खतरे को हम अपने सामने देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरह से जब हम ऑयल एंड गैस सप्लाई के मुद्दे पर जब बात करते हैं तो कैसे जो तमाम यूरोपियाई देश हैं वो एक बड़ा संकट आज की तारीख में झेल रहे हैं, क्योंकि रशिया से जो ऑयल एंड गैस की सप्लाई इन्हें होती थी, तो रशिया यूक्रेन युद्ध में जो पश्चिमी देशों ने भूमिका निभाई है, विशेषकर जो नाटो के सदस्य देश हैं, और ये अपनी ऊर्जा के सप्लाई के लिए लंबे समय से रशिया पर पूरी तरह से आश्रित थे। तो हमने देखा कि किस तरह से रशिया ने एक प्राइज गेम खेला और इसको सफलतापूर्वक खेलते हुए पुतिन ने तमाम यूरोपियाई देशों में, नाटो सदस्य देशों में एक गंभीर न सिर्फ ऊर्जा का संकट उत्पन्न किया, वहां गंभीर आर्थिक संकट इसकी वजह से उत्पन्न हुए। तो निश्चित तौर पर आज जब हम ऊर्जा सुरक्षा की ओर देखते हैं तो एक बड़ा खतरा मंडराता हुआ दिखाई देता है। पिछले दिनों हमने देखा कि कैसे यूरोपियन यूनियन ने इसीलिए प्राइस कैपिंग की भी बात की जो रशिया से ऑयल एंड गैस सप्लाई होता है, लेकिन पुतिन ने ऐसे मानने से इनकार कर दिया और एक स्वाभाविक सी बात है क्योंकि वे यूरोपियन यूनियन के सदस्य नहीं हैं। तो जब हम इस दृष्टि से देखते हैं निश्चित तौर पर एक खतरा मंडराता हुआ दिखाई देता है। लेकिन यहीं पर मुझे लगता है कि न सिर्फ ऊर्जा के दूसरे स्रोतों की तरफ और ऑयल एंड गैस जो सप्लायर देश हैं, जो दूसरे देश हैं वेस्ट एशिया की तरफ, मेरे ख्याल से ये देश देखेंगे, इन्हें देखना होगा। और कहीं ना कहीं जो ये डिमांड और सप्लाई का जो मैकेनिज्म है इसको इन्हें और अच्छी तरह से सुदृढ़ बनाना होगा, एक सीमलेस सिस्टम क्रिएट करना होगा, तभी शायद जो ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित चुनौतियां हैं उनसे ये तमाम देश मिलकर मुकाबला कर पाएंगे। एक थोड़ी सी दिक्कत और भी है मैम की, जिसमें कि हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अभी पार्लियामेंट में ये कहा कि देखिए जो विपक्षी इस बात का रोना रो रहे हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपया बहुत गिर गया है, उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि जापानी मुद्रा, चीन की मुद्रा, फ्रांस की मुद्रा, ये तमाम मुद्राएं डॉलर के मुकाबले कहीं ज्यादा गिरी हैं। उसके मुकाबले भारत की रुपया बहुत कम उसमें गिरावट आई है। मेरा सवाल ये कि जिन देशों के रुपये में बहुत ज्यादा गिरावट आई है उस पे इन तमाम चीजों का क्या कुछ इंपैक्ट पड़ेगा? और दूसरी बात ये कि उसमें यह भी कहा गया इस वर्किंग ग्रुप की बैठक में, ये बात निकलकर सामने आई कि भारत में जो इनोवेशन हो रहे हैं, जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं, वो इन तमाम चुनौतियों का एक कहीं ना कहीं समाधान पेश कर सकते हैं दुनिया के सामने। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न। जब हम प्रश्न के पहले भाग को देखते हैं तो बिल्कुल मैं स्वयं इस बात को दृढ़ता के साथ मानती हूं और सामने रखती हूं कि जब हम वैश्विक स्तर पर जो चुनौतियां देशों के सामने है, विशेषकर जिस तरह का अर्थव्यवस्था का संकट कई देश झेल रहे हैं, हमने बीतों दिनों में देखा कि श्रीलंका की क्या स्थिति हुई। हम देख रहे हैं कि किस तरह से चीन में इस प्रकार का संकट गहरा गया है कि वहां के लोग अब धीरे धीरे विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं। शी जिनपिंग पर उन्होंने भरोसा खो दिया है। हम देख रहे हैं कि हमारे पड़ोसी देश है वो किस प्रकार की गंभीर अर्थव्यवस्था के संकट से जूझ रहे हैं। हम देख रहे हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो जब हम वैश्विक स्तर पर, हम यूरोप में भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से अनेक देश जो है, ब्रिटेन जैसा एक शक्तिशाली देश जो है वो अपनी अर्थव्यवस्था की गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। वहां तो प्रधानमंत्री तक को बदलना पड़ गया इस संकट की वजह से। तो जब हम इस दृष्टि से देखते हैं तो मैं मानती हूं कि हमारी वित्त मंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया है वो बिल्कुल सही बात है। भारत आज की तारीख में वैश्विक स्तर पर जब हम देखें तो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। और जब हम अपने देश की ओर देखते हैं तो हम न सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था को मैनेज कर पा रहे हैं, हम इसके साथ साथ अपने इनोवेशन
को लेकर, इनोवेटिव सॉल्यूशंस को लेकर, जिस तरह के हम एक पॉजिटिव उद्देश्य उनको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, हम इसमें भी सफलता अर्जित कर रहे हैं। और न सिर्फ अपने राष्ट्रीय स्तर पर, हम अलग अलग अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी मल्टीलैटरली दूसरे देशों के साथ जुड़कर इस प्रकार से काम कर रहे हैं कि जो तमाम चुनौतियां हमारे सामने हैं, चाहे जब हम कोविड-19 की दृष्टि से देखें तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम, चाहे वैक्सीन का रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, या उनका निर्माण हो, या उनका मास स्केल पे प्रोडक्शन हो, या हेल्थ केयर सिस्टम्स के इंप्रूवमेंट की बात हो, या फिर जब हम अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें तो अपनी अपनी मुद्राओं को सुदृढ़ करने की बात हो, अर्थव्यवस्था से जुड़े संकटों को दूर करने की बात हो, बेरोजगारी को दूर करने की बात हो, तो इन तमाम चुनौतियों से हम सफलतापूर्वक निपट रहे हैं। और मुझे लगता है पूरे देश को इस समय सरकार के साथ खड़े होकर के जो जितने भी हमने ये एजेंडे तय किए हैं, इस पर आगे बढ़ने में उनकी सहायता करनी चाहिए। एक बात और भी निकलकर सामने आई मैम कि जो ट्रेडिशनल या फिर नॉन ट्रेडिशनल जो चैलेंजेस हैं भारत के सामने, पूरे विश्व के सामने, उसमें टेक्नोलॉजी का रोल अहम हो सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल अहम हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि लगातार एआई की दिशा में काम कर रहे हैं। क्या आपको क्या लगता है कि प्रोस्पेक्ट आने वाले दिनों में, आने वाले 10 सालों में, 20 सालों में, 50 सालों में भारत इस दिशा में न सिर्फ भारत की समस्याओं को बल्कि वैश्विक समस्याओं को इन तकनीक की मदद से कैसे सॉल्व कर सकता है? देखिए, भारत आज से ही नहीं, हमारी हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता रही है, भारतीय संस्कृति रही है, और हमने तकनीकी दृष्टि से बड़ा योगदान पूरे विश्व को दिया है। आप इतिहास के पन्ने उलटकर देख सकते हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगी। हमारा बहुत बड़ा योगदान, चाहे आप चिकित्सा जगत देखें, या उस समय की इंजीनियरिंग की दुनिया देखें, या आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इन जनरल दुनिया देखें, भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो जब हम अपने ताने बाने को देखते हैं तो तकनीकी रूप से आगे बढ़ना उसका एक हिस्सा है। और जैसा कि मैंने कहा कि भारत स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रहा है, भारत इनोवेशन को बढ़ावा दे रहा है, वैश्विक स्तर के जो आज जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए भारत आज काम कर रहा है। तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उच्च से उच्चतम तकनीक की ओर जाते हुए और हाईली एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो चाहे आप अपनी सुरक्षा प्रणालियां देखें, चाहे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, रोबोटिक्स की दृष्टि से देख लें, तो बेंगलुरु में हमारे कई ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो काम कर रहे हैं, हमारे कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो काम कर रहे हैं, और आज पूरा विश्व इन्हें सराह रहा है। तो निश्चित तौर पर जब हम तकनीक की दृष्टि से देखते हैं तो भारत का योगदान इतिहास में भी अभूतपूर्व रहा है, वैश्विक स्तर पर, और आगे आने वाले वर्षों में भी अभूतपूर्व ही रहेगा। ठीक है मैम, हमारे साथ बने रहिए। हम एक और रिपोर्ट दिखाना चाह रहे हैं, उसके बाद फिर आपके पास लौटेंगे। रिपोर्ट ये जो कि मुंबई में, ये तो हुई बेंगलुरु की बात, लेकिन भारत की अध्यक्षता में मुंबई में आयोजित G20 विकास कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक संपन्न हो गई। बैठक में सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने समेत तमाम जो दूसरे वैश्विक मुद्दे हैं उन पर भी विस्तार से चर्चा हुई। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को।